आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। वक्त हो गया वर्ल्ड न्यूज का, कराएंगे आलमी खबरों से बाखबर। और चलिए वर्ल्ड न्यूज में तफसील से आगे बढ़ते हैं। शाम के जुनूबी सूबे दरा में हफ्तों की बमबारी के बाद शामी अपोजिशन और रूसी फौज के दरमियान जंगबंदी का ऐलान हो गया है और इसके बाद फरीकैन ने एक दूसरे पर बमबारी रोक दी है। उर्दन की सरहद से मुतालिक उससे मुत्तसिल नसीब चेक पोस्ट का कंट्रोल बशर अल असद फौज के हवाले कर दिया गया है। शामी अपोजिशन के तर्जुमान का यह कहना है कि जंगबंदी मुआहदे के तहत अपोजिशन फोर्सेस भारी हथियार सरकारी फौज के हवाले करेंगे, जबकि शामी फौज हालिया दिनों में कब्जे के लिए गए इलाकों से बदतरजीज वापस चली जाएंगी। मुआहदे के तहत उर्दन की सरहद पर रूसी मिलिट्री पुलिस के दस्ते तैनात किए जाएंगे, जबकि उर्दन और शाम के दरमियान सरहदी गुजरगाहों का कंट्रोल असद हुकूमत के पास रहेगा। वहीं असद रिजीम के साथ मुसालिहत ने न करने वाले फ्री सीरियन आर्मी और दीगर अपोजिशन ग्रुपों को मुल्क के शुमाली इलाकों में अपोजिशन के जेर कंट्रोल इलाकों में भेजा जाएगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते के रोज से दरआ में बागियों और रूसी फौज के दरमियान जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात के 4 दौरे चले। इसके बाद जंगबंदी का ऐलान हुआ है। इधर अक़वाम मुत्तहिदा ने 1 साल कबल शाम के डूमा में असदी हुकूमत की जानिब से शहरियों के खिलाफ कीमियाई हमले में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया और इसकी तस्दीक कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदादे कीमियाई हथियारों की तंजीम OPCW ने डूमा में अप्रैल 2017 को किए गए एक कीमियाई हमले की तहकीकात के लिए एक कमेटी कायम की थी। माहिरीन पर मुश्तमिल इस कमेटी ने कई महीने की तहकीकात की। इसके बाद कहा कि डूमा में एसाबी गैस के इस्तेमाल के शवाहिद नहीं मिले हैं, लेकिन क्लोरीन गैस के ठोस सबूत पाए गए हैं। और OPCW ने डूबा में हुए कीमियाई हमले के बाद 7 मकामात से कोई 100 से ज्यादा नमूने जमा किए। ये नमूने अप्रैल में हुए हमले के 2 हफ्ते बाद हासिल किए गए थे। वाज़ेह है कि शामी हुकूमत के जरिए डूमा शहर पर किए गए कीमियाई हमले में बहुत से आम शहरी दम घुटने से मारे गए थे। इसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने शाम पर हवाई हमले किए थे। इधर जौहरी समझौते को बचाने के लिए ईरान और 5 आलमी ताकतों के बीच ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत वियना में हुई अहम मीटिंग में ईरानी हुकूमत ने इत्मीनान का इजहार किया है। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने कहा कि 2015 के जौहरी समझौते को लेकर के यूरोपियन ममालिक रूस और चीन के साथ मीटिंग कर आमद रही है। उन्होंने यह भी कहा कि 5 आलमी ताकतें इस समझौते को बनाए रखने में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन उन्हें ईरान के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद कदम उठाने चाहिए। जवाद ज़रीफ ने कहा कि अमेरिकी पाबंदी लागू होने से कबल यूरोपियन ममालिक ईरान को मुआशी गारंटी दें ताकि तेहरान इस समझौते में बना रह सके। हालांकि 2 दिन पहले यूरोपियन ममालिक से ईरान को मुआशी पैकेज मिला था, लेकिन सदर हसन रूहानी ने कहा कि यह काफी नहीं है। वहीं जर्मनी के वजीर खारजा हाइको मास ने कहा कि ईरानी जौहरी डील से अमेरिकी दस्तबरदारी के बाद आयद होने वाली पाबंदी के आलमी ताकतें मुकम्मल इजाला नहीं कर सकती। मास के मुताबिक जौहरी डील से ईरान की दस्तबरदारी से तेहरान हुकूमत की मुश्किलात में ज्यादा शिद्दत पैदा हो जाएगी। और हमारे साथ मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट शौकत भारती साहब फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। शौकत सर, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। सर, ईरानी जौहरी समझौते को बचाने की कोशिशें जारी हैं। वियना टॉक का कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकल पाया, क्या रद्द अमल है आपका इस पर? देखिए, एक तो ये है कि ये नतीजा ना निकलना, ये तो बात समझ के बाहर है। हकीकत ये है कि इस वक्त अमेरिका अकेला पड़ गया है, ठीक है, और सारे लोग ईरान के साथ खड़े हुए हैं। अभी जो वियना की मीटिंग हुई है, इसमें भी सब ने ईरान को सपोर्ट देने की बातचीत की है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसमें से कोई भी कंट्री टूट कर अमेरिका के साथ खड़ा होता तो समझ में आता है कि ये समझौता मतलब इसमें ईरान अभी फेल हो रहा है। बेशक। और इवन जो है, आप अगर देखें तो अभी जो अमेरिका ने थ्रेट किया था कि मैं जो हूँ ईरान के तेल को पूरी दुनिया से रोक दूंगा, तो ये जो बात उन्होंने की है, अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है
तो 40% जो तेल है वो आबनाए हुर्मुज से, स्टेट ऑफ हुर्मुज से जाता है खलीज फारस के। वो 54 किलोमीटर का जो इलाका है वो बहुत छोटा सा इलाका है और जिसके ऊपर पूरी तरीके से ईरान की ग्रिप है। तो दुनिया को ये सोचना, और ईरान ने अपनी बात को कर दिया है कि अगर दुनिया में हमारा तेल रोका जाएगा तो फिर हम हमारे यहाँ से निकलने वाले तमाम तेल को रोक देंगे। तो उस वक्त पोजीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो अमेरिका इस वक्त अपनी पावर को इस्तेमाल कर रहा है। उस पावर से सिर्फ ईरान के ऊपर असर नहीं पड़ रहा है बल्कि दुनिया के ऊपर असर पड़ रहा है, और लोग दुनिया देख रहे हैं कि अमेरिका जानबूझकर इस तरह का खेल खेल रहा है जिससे दुनिया को नुकसान पहुंचे। ये बात तो है, लेकिन सर ईरान यूरोप से मुआशी गारंटी चाहता है, लेकिन यूरोपियन ममालिक का ये कहना है कि वो अमेरिकी दस्तबरदारी का पूरा इजाला नहीं कर सकते। ऐसे में ईरान का क्या होगा? देखिए, उनकी अपनी मजबूरी है, ठीक है, लेकिन वो ईरान के साथ स्टैंड करें या नहीं करें। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जितनी सख्ती से कल वो अमेरिका के साथ स्टैंड करते थे वहां तो करेंगे नहीं ना, ये तो न्यूट्रल हो जाएंगे, नहीं लेंगे। तो अगर ये पोजीशन बढ़ती है तो बहुत ही खराब हालात पैदा हो जाएंगे। और ईरान ने जो कुछ, आप देखिए, ईरान के आर्मी चीफ ने भी साफ साफ कह दिया है कि मैं इधर से जाने वाले तेल को रोक दूंगा। तो और अमेरिका ने क्या कहा है कि हम इसको यहाँ से खलीज फारस की सिक्योरिटी की गारंटी लेते हैं। तो इसके मतलब दुनिया जंग के दहाने के ऊपर आ जाएगी इस ट्रम्प की जिद की वजह से, ठीक है। और जो हालात होंगे वो पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। बेशक, लेकिन सर अमेरिकी पाबंदी अगस्त से लागू हो जाएगी। कई ममालिक के सैकड़ों कंपनियों ने ईरान से कारोबार बंद भी कर दिया है, लेकिन ईरान आलमी मंडी में अपना तेल बेचना चाहता है। ऐसे में उसके पास ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, उसके पास ऑप्शंस कोई सैंक्शन, ये कोई आज का ईरान के साथ में नहीं है। ईरान को इसका एक्सपीरियंस 37 साल का है, ठीक है। 37 साल से जो कंट्री सैंक्शन झेलते झेलते और इस स्टेज के ऊपर पहुंच गया कि आज मिडिल ईस्ट के अंदर आप देखिए कि ईरान की एक अलग पोजीशन है। अमेरिका ने चाहा कि वो सीरिया को खत्म करके वहां के रिजीम को चेंज कर दे, अमेरिका फेल हो गया। इराक के अंदर उन्होंने आईसिस के जरिए चाहा था कि हम इराक की गवर्नमेंट को खत्म कर देंगे, लेकिन यही ईरान का मामला था कि ईरान ने इराक को भी बचा लिया। तो ईरान इस वक्त बहुत पावरफुल है। ये गलतफहमी है, ये प्रोपेगेंडा है, और वो इस तरह के सैंक्शंस को बड़े आराम से झेलेगा। और दूसरी बात, एक बात समझ लें, ईरान जो कुछ कहता है वो करता है। ये ट्रम्प जो है दुनिया को बहुत खतरे के अंदर डाल रहे हैं। और आप ये देखिएगा कि मिड टर्म पोल जो है इनके यहाँ खुद देखिएगा मिड टर्म की कितनी तू हो रही है। 3-4 महीने रुक जाइए, देखिएगा कि खुद अमेरिका की क्या हालात होगी। जिस तरह से ये चाइना के साथ रुख तैयार कर रहे हैं, चाइना ने अपने तकरीबन $3 अरब जो है, मतलब सर कि आज के दौर में कहीं ना कहीं अमेरिका को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत आन पड़ी है। देखिए, अमेरिका का तो मामला क्लियर हो गया कि पूरी दुनिया अमेरिका के साथ नहीं है। अमेरिका अपनी दादागिरी कर रहे हैं, ये सबको पता चल गया है कि अमेरिका ने जो चाहा वो किया। गोटा पे अटैक के बाद जो है बगैर रिपोर्ट आए हुए उसने वहां के ऊपर जो है मिसाइल सिट कर दी, और मिसाइल सिट करने के बाद उनकी 103 में से 70 मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देना, उस कंट्री को जो 2011 से जंग झेल रहा है बशर असद जैसा, उसको ये संभाल नहीं पाए तो ईरान को क्या संभाल पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बढ़ते आगे, ईरान ने सन 2017 में मुल्की पार्लियामेंट और आयतुल्ला खामनई के मजार पर होने वाले हमले में मुलव्विस 8 अफराद को सजाए मौत दे दी है। ईरानी खबरसां इदारे की जानिब से इसकी तस्दीक कर दी गई है। 7 जून 2017 को तेहरान में पार्लियामेंट की इमारत और खामनई के मजार पर इस्लामिक स्टेट के हमले में 18 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। हमले में मुलव्विस 12 से ज्यादा अफराद के खिलाफ अदालती कार्रवाई अब तक जारी है। इस हमले के रद्द अमल में पासदान इनकलाब ने मशरिकी शाम में दाइश के ठिकानों पर मिसाइल भी दागे थे। आपको बता दें कि इस हमले के बाद ईरान ने इराक और शाम में दाइश के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा किया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो शुमाली कोरिया के मुतनाज़ा जौहरी व मिसाइल प्रोग्राम के खात्मे के सिलसिले में आज दूसरे दिन भी शुमाली कोरिया के आला हुक्काम के साथ बातचीत करने पहुंचे। जराये के मुताबिक पोम्पियो ने शुमाली कोरिया खुफिया एजेंसी के सरबराह किम योंग चोल से कोरियाई जजीरे के डी न्यूक्लियराइजेशन पर तफसीली बातचीत की। दोनों ममालिक के सीनियर वज़रा अब तक तयशुदा मामलात पर अमल दरामद कर चुके हैं और इसके तरीकाकार वाजे करने में मसरूफ है। आपको बता दें कि पिछले महीने सिंगापुर में अमेरिकी सदर ट्रंप और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग के बीच तारीखी मुलाकात हुई थी। इसमें शुमाली कोरिया ने सिक्योरिटी गारंटी के बदले डी न्यूक्लियराइजेशन का वादा किया था। पोम्पियो के इस दौरे का मकसद कोरियाई जजीरे को पूरी तरह से जौहरी हथियारों से पाक करने को आगे बढ़ाना है। वहीं शुमाली कोरिया के लीडर का यह कहना है कि पोम्पियो के दौरे से कई खातिर ख्वाह नतीजा अब तक नहीं निकला, क्योंकि अमेरिका डी न्यूक्लियराइजेशन के लिए एक तरफा दबाव डाल रहा है। Very productive conversation about the process by which we will deliver on the commitments that were made in the Singapore summit. The North Koreans also confirmed the missile engine testing facility. We talked about what the modalities would look like for that destruction of that facility as well, and so some progress there as well. And then we have laid out a path for further negotiations at the working level so that the two teams can get together and continue these discussions. और यूरोपियन यूनियन के ब्रेक्जिट मुज़ाकरातकार माइकल बर्नियर ने यह कहा है कि वो बरतानिया के वजीर आजम थेरेसा मे और उनके काबीना के सॉफ्ट ब्रेक्जिट प्लान की तजवीज़ पर गौर करेंगे और देखेंगे कि ये कितना सच्चाई के करीब है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बरतानिया पीएम का यह प्लान कितना काबिल कबूल है, इस पर गौर किया जाएगा। आपको बता दें कि बरतानिया के वजीर आजम थेरेसा मे ने सॉफ्ट ब्रेक्जिट की तजवीज़ पेश की है। इसके तहत अलहदगी के बाद यूरोपियन यूनियन से साथ आज़ाद तिजारत की बात कही गई है, लेकिन थेरेसा मे काबीना के कुछ अफसरान इसके लिए राजी नहीं है। थेरेसा मे ने साफ कर दिया है कि अगर कुछ मेंबर इस तजवीज़ के हक में नहीं है तो वो इस्तीफा दे सकते हैं। और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने लंदन फील्ड रेफरेंस में सजा सुनाए जाने के बाद वतन वापस आने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अहलिया के होश में आते ही वो पाकिस्तान लौट आएंगे। नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि वो जेल जाने के लिए पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं। पाकिस्तानी लोगों के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखने की बात कहते हुए नवाज शरीफ ने अवाम से अपील की कि इस इम्तिहान की घड़ी में उन्हें अकेला ना छोड़ें। नवाज शरीफ ने जज्बाती अपील करते हुए कहा कि उन्हें सजा इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को कुछ जनरलों और जज साहिबान की गुलामी से आज़ाद कराने की कोशिश की। वाज़ेह है कि बदउनवानी के एक मामले में एहतसाबी अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल और उनकी बेटी मरियम नवाज को 7 साल की सज़ा सुनाई है। कोर्ट का यह फैसला एक ऐसे वक्त आया जब मुल्क में 25 जुलाई को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम 15 जून से ही लंदन में मौजूद हैं। सोमालिया के वजारत दाखिला के दफ्तर पर हुए हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। दहशतगर्द तंजीम अल शबाब ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि वजारत दाखिला के दफ्तर में कई लोग घंटों फंसे रहे, जिनमें ज्यादातर सरकारी मुलाजिम हैं। कर्नल अहमद मोहम्मद ने कहा कि 10 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। जराये के मुताबिक एक फिदाइन कार हमलावर ने वजारत दाखिला के दफ्तर के गेट पर धमाका कर दिया। ये जगह सदारती और पार्लियामेंट के पास है। बता दें कि सोमालिया में वाक़ दहशतगर्द तंजीम अल शबाब अल कायदा की इकाई है और अक्सर राजधानी के हाई प्रोफाइल इलाकों में इसी तरीके से हादसे होते हैं और इस तरीके से इन्हें निशाना बनाया जाता है। और थाईलैंड की एक गुफा में फंसे 12 फुटबॉल खिलाड़ियों और उसके कोच को बचाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। हर पल बीतने के साथ उन्हें बचाने की मुहिम और मुश्किल होती जा रही है, लेकिन बच्चों और उनके कोच ने हिम्मत नहीं हारी है। गुफा में कोच लगातार उनका जोश बढ़ा रहे हैं। वहीं थाई नेवी सिल्स ने बच्चों के पेरेंट्स को लिखा लेटर आम किया है।
हाथ से लिखे इस लेटर में कोच ने सभी पेरेंट्स से नहीं डरने की अपील की। साथ ही कहा कि उनके बच्चे ठीक हैं और वो उन्हें बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। साथ ही कोच ने बच्चों के पेरेंट्स से माफी भी मांगी। इस खत में बच्चों ने भी अपने वालिदैन से हिम्मत, हौसला रखने और दुआ करने को कहा है। ये लेटर जुमे को गुफा में बच्चों तक पहुंचे डाइवर को कोच ने सौंपा था। वाज़ेह रहे कि गुफा में अंडर 18 फुटबॉल टीम के 11 से 16 साल के 12 बच्चों के साथ 25 साल के कोच फंसे हैं। एक अफसर ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब 1000 लोगों की टीम काम कर रही है, लेकिन अब तक उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई है। इधर जापान के मशरकी और मगरबी इलाके में भारी बारिश और सैलाब की वजह से अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है। दर्जनों लोग जख्मी हैं और 50 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। जराये के मुताबिक 16 लाख लोग अपने घरों को छोड़ करके महफूज मकामात पर चले गए हैं। शदीद बारिश के बाद आए जानलेवा सैलाब ने आम जिंदगी को मफलूज कर दिया। जापान का क्योटो शहर सबसे ज्यादा इससे मुतासिर हुआ है। कई इलाकों में जमीन खिसकने की वजह से सड़कें बंद कर दी गई। कई लोग मलबे में दबे हैं, जिन्हें निकालने के लिए राहत व बचाव का काम जारी है। मुतासरा इलाकों के अगर बात करें तो 3,60,000 लोगों को खाली करवाया गया। यहाँ से राहत और रसानी के काम के लिए कुल 48,000 सिक्योरिटी के जवानों को तैनात किया गया। जापानी मौसम महकमे ने कई इलाकों में अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। और वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात फीफा वर्ल्ड कप की। दरअसल फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने स्वीडन को 2-0 से शिकस्त दे दी है और इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप अपने सेमीफाइनल के 28 साल के सूखे को खत्म कर दिया है। शुरुआती मिनटों में दोनों ही टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ हमले बोले, लेकिन कामयाबी इंग्लैंड को 30वें मिनट में मिली। खेल के इस पल में इंग्लैंड ने एकजुट होकर के स्वीडिश खेमे पर हमला बोला। हमले का फायदा यह हुआ कि इंग्लैंड कॉर्नर किक झटकने में कामयाब रहा और ए यंग की इस कॉर्नर किक पर एच मैगुइरे ने ऐसा हेडर मारा कि गेंद गोलची को बेबस करते हुए नेट में जा समा गई और इंग्लैंड ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। इंग्लैंड के लिए दूसरा गोल डी एली ने 98वें मिनट में किया। जे लिंगार्ड की तरफ से दागी गई किक पर एली ने एक और हेडर से गोल दाग करके इंग्लैंड को 2-0 से आगे कर दिया। एली आलमी कप तारीख में इंग्लैंड के लिए गोल दागने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। दूसरे हाफ में स्वीडन ने कुछ जारहाना खेल दिखाए, लेकिन इंजरी टाइम में भी टीम कोई गोल नहीं कर पाई। तो फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने स्वीडन को 2-0 से शिकस्त दे दी और इसी जीत के साथ इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप में अपने सेमीफाइनल के 28 साल के सूखे को खत्म कर दिया। अब इंग्लैंड 28 साल बाद सेमीफाइनल में दाखिल हो चुका है। देखना होगा कि अगली कौन सी टीमें सेमीफाइनल में शामिल होती हैं और क्या सेमीफाइनल में भी इंग्लैंड की किस्मत साथ देती और इंग्लैंड क्या सेमीफाइनल भी जीतने में कामयाब हो पाता है। बता दें कि आलमी फीफा वर्ल्ड कप को लेकर के लोगों में तजस्सुस और जोश लगातार बना हुआ है और धीरे धीरे ये मुकाबला आगे बढ़ रहा है। अब क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जा रहे हैं। क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के बाद सेमीफाइनल की जंग जो इस वक्त हो रही है, उसके बाद जब सेमीफाइनल तकरीबन साफ हो जाएगा तो सेमीफाइनल की जंग पर भी सबकी नजरें रहेंगी। फिलहाल इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में दाखिल होने में कामयाबी हासिल कर ली है। उधर एक दूसरे क्वार्टर फाइनल में रूस का मुकाबला क्रोएशिया से होगा और क्रोएशिया 1998 के बाद पहली बार फुटबॉल आलमी कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के इरादे से उतरेगा। क्रोएशिया ने नॉकआउट मरहले के पहले मुकाबले में डेनमार्क को पेनाल्टी से हराया
इसके बाद नाइजीरिया और आइसलैंड को भी शिकस्त दी और अपने ग्रुप में सबसे मजबूत टीम एक तरह से बनी रही। टीम बेहतर खेल और खुद एतमादी के साथ यहां पहुंची है। क्रोएशिया टीम के 16 खिलाड़ी यूरोप के 5 बड़े लीग टीमों में खेलते हैं और गोलकीपर दानिजेल सुबासिक डेनमार्क के खिलाड़ी 3 पेनल्टी का बचाव कर एक तरीके से हीरो बन चुके हैं और हीरो बन करके इस मुकाबले में सामने आ रहे हैं। क्रोएशिया को, हालांकि रूस को कबतर आंकना भारी पड़ सकता है रैंकिंग के मामले में, और रूस की टीम भले ही आलमी कप में हिस्सा ले रही टीमों में सबसे निचले पायदान पर हो, लेकिन घरेलू नाजरीन की हिमायत में टीम ने शानदार मुजाहिरा किया है और ग्रुप मुकाबले में सऊदी अरब और मिस्र को एक तरफा मुकाबले में मात देने के बाद रूस को उरुग्वे से हार का सामना करना पड़ा था और इस मुकाबले में क्रोएशिया को मैदान पर रूस से जूझने के अलावा स्टेडियम में मौजूद नाजरीन से भी पार 12वें खिलाड़ी की तरह होंगे। और इधर इससे कबल जुमे की रात फुटबॉल वर्ल्ड कप के अहम दावेदार माने जा रही है और ब्राजील को शिकस्त देकर के बेल्जियम ने सनसनी फैला दी। जर्मनी, अर्जेंटीना, स्पेन और पुर्तगाल के बाद अब 5 बार की आलमी चैंपियन ब्राजील भी क्वार्टर फाइनल से हारकर बाहर हो गई। ब्राजील को क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम ने 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और कजान एरिना में खेले गए इस मुकाबले के पहले हाफ के शुरुआती 10 मिनटों में ब्राजील ने ताबड़तोड़ कई हमले किए। 8वें मिनट में नेमार के जरिए ली गई कॉर्नर किक पर मिरांडा ने हेडर लगाया, जिसके बाद गेंद थिएगो सिल्वा के पास गई। इस पर उन्होंने गेंद को नेट्स में पहुंचाने का एक तरीके से कोशिश की और पूरा दम लगाया, लेकिन गेंद गोल पोस्ट से टकरा गई और ब्राजील के हाथों से यह मौका निकल गया। उधर शुरुआती हमलों के बाद एक तरीके से शुरुआती जो हमले किए गए उससे घबराने की बजाय बेल्जियम ने जवाबी हमले किए और इसका नतीजा यह हुआ कि 13वें मिनट में देखने को मिला जब बेल्जियम को कॉर्नर किक मिल गई। विसेंट कोम्पानी की किक पर गेंद ब्राजील के मिडफील्डर फर्नांडिन्हो की कोहनी से लग करके उन्हीं के गोल पोस्ट में चली गई और अभी 1 गोल से ब्राजील की टीम संभल पाती कि केविन डी ब्रून ने दूसरा गोल करके बेल्जियम को 2-0 से आगे कर दिया। इधर इससे कबल एक दूसरे क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने जारहाना खेल का मुजाहरा करते हुए उरुग्वे को 2-0 से शिकस्त दे दी। फ्रांसीसी खिलाड़ी 40वें मिनट से पहले तक गोल करने में नाकाम रहे, लेकिन हाफ टाइम से कुछ देर पहले ही वैराने ने शानदार गोल करके उरुग्वे को फ्रंट फुट पर लाकर खड़ा कर दिया और फ्रांस के लिए यह गोल खेल के 40वें मिनट में आर वैराने ने ए ग्रेजमैन के भेजे पास पर बहुत ही खूबसूरत हेडर से किया। और बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।